देखिए, स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने कल 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। सेकंड कह रहे हैं कि इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता भी। तो उपर्युक्त में से कह रहे कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में 1793 ईस्वी में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया और यह बंदोबस्त कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। कथन फर्स्ट आपका यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी नहीं माना गया, वह सिर्फ राजस्व समाहर्ता ही था। इन्होंने कहा कि इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता भी, तो स्वामी नहीं माना गया, इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाज से क्या अभिप्राय था। ऑप्शन ए, यह जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन बी, ये बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश द्वारा बनाए गए प्रशासनिक केंद्र थे। ऑप्शन सी, ये भू राजस्व मापने की इकाई थी। या डी, या बड़े जमींदारों और उनके कनिष्ठ सहयोगियों की राजस्व नियंत्रण हेतु एक संस्था थी। अब इसमें महल से क्या तात्पर्य वो बताना है। तो बात करें अगर महल की, तो ये जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्तर ने की थी। सेकंड, इसकी ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर समूह दो शाखाएं थी। तो कह रहे उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्तर ने की थी और इसमें 1902 में जतेंद्रनाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष और अन्य शामिल थे। इसका मुख्यालय फिलहाल कलकत्ता में था, लेकिन इसके केंद्र पूरे भारत में है। समिति की दो मुख्य शाखाएं हैं, ढाका अनुशीलन समिति ढाका में केंद्रित और युगांतर समूह कलकत्ता में केंद्रित। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। और इस ऑप्शन के देखिए दो क्वेश्चन और अलग से बन गए, एक तो हो गए ढाका अनुशीलन समिति और एक हो गई आपकी युगांतर समूह। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ। ऑप्शन सेकंड, इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। कह रहे उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए, बात करें अगर यहाँ पर हम, तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य ये मांगे थी, देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो, राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बगैर मुआवजे के किया जाए। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी। ऑप्शन ए, द्विसदनी विधायिका, सेकंड सरकार का संसदीय स्वरूप, थर्ड पूर्ण स्वराज एंड फोर्थ सिंध को बंबई से अलग कर देना चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट एवं थर्ड, बी सेकेंड एवं फोर, सी केवल फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड, या डी केवल थर्ड। देखिए, बात करें तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 यानी 1928 में प्रस्तुत की गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत को सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ औपनिवेशिक स्वराज दिया जाना चाहिए और एक द्विसदनी विधायिका जिसमें राज्यसभा और प्रतिनिधि सभा शामिल हो, ये उन रिपोर्टों की मांगे हैं। ठीक है, बात करें तो गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह के आधार पर निर्णय लेगा
और यह सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। ये इसका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड, भारत में सरकार का एक संघीय स्वरूप स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हों। तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन की बात करें, उन्होंने कहा से कि इसमें क्या शामिल नहीं थी, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यानी कि पूर्ण स्वराज। जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें पूर्ण स्वराज शामिल नहीं था। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि अगर ये पूर्ण स्वराज नहीं शामिल था तो उसमें आखिर शामिल क्या था। इसमें शामिल था कि देखिए, इन्होंने कहा था कि भारत को सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ औपनिवेशिक स्वराज दिया जाना चाहिए और एक द्विसदनीय विधायिका जिसमें राज्यसभा और प्रतिनिधि सभा शामिल हो, ये पहला ऑप्शन है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। सेकंड, यह भारत के औपनिवेशिक दर्जे से संबंधित थी। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है वो बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो दीपावली घोषणा या इरविन घोषणा 31 अक्टूबर 1928 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के औपनिवेशिक स्थिति के संबंध में दिया गया एक बयान था और यह साधारण गैर कानूनी भाषा में 5 पंक्ति का कथन था। इसने अपने ब्रिटिश और भारतीय दर्शकों को यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार का इरादा भविष्य में भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना था। हालांकि इसमें किसी समय सीमा का जिक्र नहीं था। तो आंसर की बात करें तो सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेवेल योजना से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन ए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व। बी, गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा। सी, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। एंड डी, बी एवं सी दोनों। इन्होंने पूछा कि कौन सा जुड़ा नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए बात करें तो वेवेल योजना आपकी जून 1945 यानी 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। वेवेल योजना की मुख्य बातें इस प्रकार थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। थर्ड ऑप्शन है कि कार्यकारिणी परिषद के एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। तो इस तरीके से देखें तो इन्होंने कहा कि कौन सा जुड़ा नहीं है, तो बी, गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा, ये नहीं है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि ये इससे जुड़ा नहीं है, किससे, वेवेल योजना से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड लिथगो, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड इरविन एंड डी लॉर्ड विलिंगडन। बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा वायसराय था, तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को आयोजित किया गया आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इस समय अगर बात करें कि भारत का वायसराय तो लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक थे। उनके काल में सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935 आदि घटनाएं घटित हुई। भारत सचिव सर सैमुअल होर इस गोलमेज सम्मेलन का विरोधी था। तो बात करें तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। अब देखिए केवल गोलमेज सम्मेलन ही तृतीय नहीं हुआ, इनके समय में कितने सारे काम हुए मैंने आपको पढ़ के भी बताया, और आप अगर पीडीएफ से अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। उससे कम से कम 5 क्वेश्चन और बन सकते हैं, है ना। तो जब आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हो तो 5 क्वेश्चन नए तरीके से कैसे भी पूछेंगे आपको ऑलरेडी पता है, तो आप फंसोगे नहीं। बताने का और पीडीएफ देने का एक मेन उद्देश्य ये भी रहता है, ठीक है। केवल क्वेश्चन पढ़ा देना, आंसर बता देना और फिर अपनी उससे पल्ला झाड़ लेना, ये नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि ऐसे आप जितना चीज़ों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा इधर उधर करके भी आएंगे तो आप निकाल ले जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड मदन मोहन मालवीय, थर्ड एनी बेसेंट एंड फोर्थ विपिन चंद्र पाल। बात करें तो कूट है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी उपयुक्त सभी।
बात करें अगर यहाँ पर क्वेश्चन की कि कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, बात करें तो उपर्युक्त सभी, ये कह रहे हैं कि आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया तो उपर्युक्त सभी यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट एंड बिपिन चंद्र पाल। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, पहला लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित था। सेकंड, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोवन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े थे। किससे? गदर आंदोलन से। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें आपके गदर आंदोलन की तो भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए कई आंदोलनों में से एक आंदोलन था गदर आंदोलन। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोवन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह इस आंदोलन से जुड़े थे। वर्ष 1913 में पंजाबी भारतीयों के एक गुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह की योजना बनाई थी। इतिहास में इसे गदर आंदोलन के तौर पर जाना गया और पहला लाहौर षड्यंत्र केस गदर आंदोलन के असफल होने के बाद लाहौर और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ट्रायल्स की एक श्रृंखला थी। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आगा खान, बी वकार उल मुल्क, सी नवाब सलीमुल्लाह एंड डी नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो देखिए इसकी स्थापना 1906 में आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वकार उल मुल्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किन वायसरायों के काल में हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सेकंड लॉर्ड कैनी, थर्ड लॉर्ड रिपन। तो कूट दिया ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें द्वितीय अफगान युद्ध की तो आंग्ल अफगान युद्ध को अफगान युद्ध भी कहा जाता है। इतिहास में 3 अफगान युद्ध 1838 से 42 ईस्वी, 1878 से 1880 ईस्वी और 1919 ईस्वी लड़े गए थे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ होकर उससे उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में समाप्त हुआ। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, किन किन वायसरायों के काल में हुआ? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई या घटित हुई? ऑप्शन है बैरकपुर छावनी में विद्रोह, बी सती प्रथा का उन्मूलन, सी अवध का विलय एंड डी सहायक संधि लागू होना। अब देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर फैक्ट याद नहीं है तो फिर आप निकाल नहीं पाओगे, है ना। सबसे बाद में घटित हुई ये पूछ रहे हैं, तो आपका देख लो पहले क्या होता है, सहायक संधि लागू होना। सबसे पहले अगर बात करें तो अवध का विलय, ये आपका 1856 में होता है। ठीक है, अवध का विलय 1856 में घटित होती है घटना जो भी है। अगर बैरकपुर छावनी की बात की जाए, ये विद्रोह की, तो 1857 हो जाएगा आपका, वही जो 1857 रिवॉल्ट भी हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन की बात की जाए तो 1829, ठीक है 1829 में हो जाएगा। और सहायक संधि लागू होना की बात करें तो ये आपकी 1798 में हो जाएगा। तो यानी कि सबसे, इन्होंने पूछा है कि सबसे बाद में, तो सबसे बाद में अगर बात करेंगे तो ए हो जाएगा। सबसे पहले होता तो सहायक संधि लागू होना होता है ना, क्योंकि ये तो 1798 यानी कि उसी ईस्वी में हो गया था। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी नमक यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? ऑप्शन है साबरमती, बी सूरत, सी दांडी या डी पोरबंदर। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई आपकी कौन, दांडी नमक यात्रा। ठीक है, ऑप्शन है साबरमती। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा से, बी व्यापार से, सी भू राजस्व से या डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। तो इस तरीके से बात करें तो शिक्षा से संबंधित था अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश
के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया गया था। सेकंड, इनके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तेभागा आंदोलन की बात करें तो तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। वर्ष 1946 ईस्वी का यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया गया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। बात करें तो ऑप्शन ए सही है कि ये फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ था। इसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी से लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी आचार्य नरेंद्र देव या डी जवाहरलाल नेहरू। बात करें तो 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए और इनकी ड्राफ्टिंग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है अरविंद घोष, बी चित्तरंजन दास, सी सुभाष चंद्र बोस। एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना आपके 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वैसे सिंपल है बट फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, सेकंड बालाजी बाजीराव, सी माधवराव प्रथम एंड डी नारायण राव। बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील दूर उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ था और इस युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। इस युद्ध में दोआब के रोहिला, अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और दत्ताजी सिंधिया की 1760 में पंजाब में हत्या पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रमुख कारण बनी। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। सेकंड, चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्होंने बोला कि कौन सा कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। सेकंड है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो करिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1843 ईस्वी में तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया था। और आपका सेकंड भी ऑप्शन है कि देश में पहली रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को किया गया, जिसका प्रयोग रुड़की में निर्माण कार्य के माल की ढुलाई के लिए होता था और ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1833 के चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता था। ऑप्शन सेकंड, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी।
कह रहे उपयुक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है कि इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब अनन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बन गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इस तरीके से बात करें तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड हेस्टिंग या डी लॉर्ड कैनिंग। बात करें तो आपका सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहला इतना व्यथित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था। सेकंड, हैदराबाद के निजाम के साथ संधि करके इस नीति की शुरुआत की गई थी। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था। ठीक है, किसको, घेरे की नीति को। और कंपनी की इस नीति का आधार हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व था। इस दौरान कंपनी की नीति अन्य देशी रियासतों से संबंध बढ़ाकर इन्हें शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में रखने की थी। इलाहाबाद की संधि से इस नीति की शुरुआत की गई थी, जबकि हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि 1798 की शुरुआत में की गई थी। यहाँ पर पूछ रहे कि विचार करें कौन सा कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होगा, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। बात करें तो डी ऑप्शन सही है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, आपका कोई भी ऑप्शन सत्य नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन 1916 के लखनऊ समझौते से संबंध में सत्य है। ऑप्शन है, इसमें तिलक द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया गया। सेकंड, इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। थर्ड, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। एंड फोर, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड, थर्ड और फोर, या डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। लखनऊ समझौता आपका अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखिए, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था। कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था और इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। तो इस तरीके से बात करें तो आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की थी। ऑप्शन सेकंड, 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम को सामने रखा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, जबकि 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम को सामने रखा था। तो इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की, तो पहले नहीं की, 1940 में तो की है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। सेकंड, हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सत्य बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो मौलाना हसरत मोहानी 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में
अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। हालांकि यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था और सत्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस रियासतों के शासन का विरोध करने वालों को नैतिक समर्थन प्रदान करेगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य नहीं है वो बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए, ये मिशन क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री काल में आया था। सेकंड, इस मिशन से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आजाद ने की। सी ऑप्शन, 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एंड डी, इस मिशन ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। अब यहाँ पर सत्य नहीं है वो बताना है, ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया था, सही है। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामलों पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है। एटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आजाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की थी। 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन ने अपनी सिफारिश में कहा कि एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे और यह संघ वैदेशिक, रक्षा तथा यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। इन्होंने जो कहा है ना डी ऑप्शन में कि इस मिशन ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की, ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों से किया जाना था और इन सदस्यों को 3 वर्गों सामान्य, मुस्लिम और सिख में बांटने की योजना थी। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाना था, ना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय, बी, विविनियन डिजेरियो, सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एंड डी, द्वारकानाथ टैगोर। बात करें तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था और इस सभा के सदस्य अक्सर वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों पर सत्र और दार्शनिक चर्चा करते थे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से 1859 से 60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल हुए। तो ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी, बी, दिगंबर विश्वास, थर्ड आपका दीनबंधु। कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल सेकंड, बी, केवल फर्स्ट, सी, केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी, उपर्युक्त सभी। देखिए 1859 से 60 यानी 1859 से 60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नेतृत्व करता थे। वहीं दीनबंधु इसमें शामिल नहीं हुए थे, वरन उन्होंने इस पर एक नाटक नील दर्पण की रचना की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका केवल सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, स्वराज गांधी जी की गुजराती में प्रकाशित पत्रिका थी। सेकंड, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने अंग्रेजी में किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, बी, केवल सेकंड, सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, ना कि स्वराज का। स्वराज का प्रकाशन एनवी पारुलेकर ने गुजराती में 1936 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अंग्रेजी में किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव किसने पेश किया था। ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, जवाहरलाल नेहरू, या डी, आचार्य कृपलानी। ठीक है, या जेबी कृपलानी भी इनको बोलते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि मातंगिनी हजारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी। ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, असहयोग आंदोलन, या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मातंगिनी हजारा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक घटना घटी। 19 सितंबर 1942 के दिन एक बड़ा जुलूस तामलुक की कचहरी और पुलिस लाइन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा और मातंगिनी इसमें सबसे आगे रहना चाहती थी। तो इस तरीके से बात करें तो वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सम्मिलित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लेख पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन ए, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सेकंड, आज की युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, सी, द रेड पैम्फलेट, एंड डी, उपर्युक्त सभी। बात करें तो आपके उपर्युक्त सभी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको तो बहुत सुना होगा, इसको भी सुना होगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, बट ये तीनों ही भगत सिंह ने ये पुस्तकें या लेख लिखे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहे हैं कि माउंट बेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया था। सेकंड, इसमें संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी भागों के किए मानना अनिवार्य किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो ये योजना 3 जून 1947 को लाई गई थी। कौन? माउंट बेटन योजना। इसे विभाजन योजना भी कहा जाता है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के विभाजन को स्वीकार किया गया। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने को तैयार ना हो। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के संबंध में सत्य है। ऑप्शन है विभिन्न देशी रजवाड़ों का ब्रिटिश भारत में विलय, सेकंड 1813 का चार्टर एक्ट, थर्ड ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। तो बताना है। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल सेकंड और थर्ड, बी केवल थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, तो प्रश्न जो ये पूछा है, हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के लिए सभी कारक आपके उत्तरदायी हैं। तो अगर सभी कारक उत्तरदायी हैं तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से युग में सही सम्मिलित ये विद्रोह है और ये संबंधित स्थान है। ऑप्शन है रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश, सेकंड खासी विद्रोह, छोटा नागपुर, एंड थर्ड रामोसी विद्रोह, महाराष्ट्र। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड सुमेलित हैं, बी केवल सेकंड और थर्ड सुमेलित हैं, सी केवल फर्स्ट और थर्ड सुमेलित है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करें अगर यहाँ पर हम, खासी विद्रोह आपका मेघालय में 1828 से 33 में हुआ था। तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही सुमेलित है। ये आपका छोटा नागपुर नहीं होगा बल्कि मेघालय हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभावों को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था। सेकंड, इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। तो कहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करते यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियन डेरोजियो 1809 से 1831 थे और यह आंदोलन वर्ष 1828 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा व नौकरियों में चीजों को बेहतर करने से था, है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल था या थे। ऑप्शन है हाई कमिश्नर की नियुक्ति, सेकंड केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था, थर्ड प्रांतों में द्वैध शासन, एंड फोर महिलाओं को सीमित मताधिकार। कहते नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1919 वाले में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकंड, थर्ड और फोर, सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर, या डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में आपके सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति ये भी शामिल था, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन, महिलाओं को सीमित मताधिकार। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एलन बरूक के काल में किया गया था, सेकंड ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिक के काल में किया गया था, एंड थर्ड विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में मिली थी। करिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, डी केवल सेकंड थर्ड, एंड सी केवल सेकंड थर्ड, और डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर, तो चार्टर अधिनियम 1833 के आधार पर लॉर्ड एलन बरो ने 1843 ईस्वी में एक्ट 5 पारित कर दास्ता को गैर कानूनी बना दिया और समस्त भारत में से अवैध घोषित कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का वर्ष 1830 में अंत कर दिया, एंड विधवा पुनर्विवाह की मान्यता भी लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में लॉर्ड डलहौजी के काल में पारित किया गया। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह आंदोलन हरिजनों के मंदिर प्रवेश से जुड़ा था, सेकंड गांधी जी इस सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है वो बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें
वायकोम सत्याग्रह आपका 1924 से 25 ईस्वी में एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन के केलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया। यह आंदोलन त्रावणकोर के एक मंदिर के पास वाली सड़क के अछूतों द्वारा उपयोग से संबंधित था। सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के ग्राम वायकोम में आंदोलन शुरू हुआ और मार्च 1925 में जब महात्मा गांधी केरल पहुंचे तब उन्होंने समझौता करवाया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लाल किला ट्रायल, सेकंड, कैबिनेट मिशन की घोषणा, थर्ड, नौसैनिक विद्रोह। उपयुक्त घटनाएं निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, सेकंड लॉर्ड लिथगो, सी लॉर्ड विलिंगटन एंड डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो बात करें यहाँ पर हम, तो लॉर्ड वेवेल 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारत में वायसराय के पद पर रहे और ये सभी घटनाएं वेवेल के कार्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से युग में सही सुमेलित है? ये संगठन है और ये संबंधित व्यक्ति हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, सेकंड, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, थर्ड, लंदन इंडिया सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर। बात करें तो यहाँ पर कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, लंदन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो यहाँ पर अगर सत्य कथन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड आपका सत्य है, बाकी ये थर्ड आपका गलत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई? ऑप्शन है डॉन सोसाइटी, सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, थर्ड, रंगपुर नेशनल स्कूल। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी सही है। तो बात करें तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। 1902 में मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन इसकी पूर्ण कार्यशीलता स्वदेशी आंदोलन में ही दिखाई पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, काउंसिल परिषदों में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। सेकंड, गांधी जी ने इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन किया था। करिए उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए खिलाफत स्वराज पार्टी अथवा स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1 जनवरी 1923 को की गई थी। चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेता इसके संस्थापक थे। काउंसिल परिषदों में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने इस पार्टी को राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन दिया था। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के दौरान चिपिगर कौन थे? ऑप्शन ए मोची, सेकंड विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर, सी विशिष्ट बुनकर एंड डी विशिष्ट बावर्ची। बात करें आंसर की तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटिश ब्लॉक प्रिंटर को चिपिगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह, बी उत्तरी ब्रुक, सी विलियम जोन्स एंड डी जॉन निकोलस। बात करें अगर यहाँ पर हम तो जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च विलियम जोन्स द्वारा शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। सेकंड, 1781 में कलकत्ता में केवल उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। एंड थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना है कि पूर्व का ज्ञान त्रुटियों और अवैज्ञानिक विचारों से भरा था। तो कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड एंड डी केवल सेकेंड। बात करें अगर क्वेश्चन की तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, 1835 के शिक्षा अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। सेकंड, वुड डिस्पैच ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। थर्ड, 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया। करें उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकंड और थर्ड एंड डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनकी मुख्य विशेषता सामाजिक और धार्मिक सुधार थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया
और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्रों के लिए बैठक करता रहा। इस परिक्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सेकंड बेहराम जी मेरवानी जी मालाबारी, सी महादेव गोविंद रानाडे एंड डी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। हम यहीं तक अपने क्वेश्चन आंसर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको पता है कि कितनी रात हो गई है ना? कल मैंने आपको टाइम भी दिखाया था, तो इसलिए चलिए हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।